नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, एडवोकेट कम लीगल एडवाइजर एचआरपीसी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस वेबिनार में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस हफ्ते जो हमारा टॉपिक रहा है वो धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को लेकर रहा है, जो कि कानून संविधान के द्वारा हमें प्रदान किया गया है। तो जैसा कि हमने आर्टिकल 25 के बारे में कल डिस्कस किया था, आज हम आर्टिकल 26 के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत छोटा सा ये आर्टिकल है। इसके अंदर हमें धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है कि हम किसी भी जगह पर कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं अपने धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए। जैसे सपोज करो हमें कहीं एक मस्जिद बनानी है, मंदिर बनाना है, गुरुद्वारा बनाना है, तो वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वहां अपना अपने धर्म को मान सकते हैं और पूजा अर्चना या फिर जो भी की जा सकती है अपने धर्म को मानने के लिए वो की जा सकती है, हम कर सकते हैं। ये हमारी मौलिक अधिकारों का पार्ट है। अगर हम किसी संस्था को बनाना चाहें तो हम संस्था भी बना सकते हैं। उसको ऑपरेट करने के लिए अगर किसी एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है तो वो भी बनाया जा सकता है। यह स्वतंत्रता हमें हमारे संविधान ने आर्टिकल 26 के द्वारा प्रदान की है, जिसकी उल्लंघन करने पर यदि इन अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी व्यक्ति दूसरे विशेष या समाज के द्वारा, तो उसके खिलाफ डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने का प्रोविजन है। जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, अगर हम हाई कोर्ट जाते हैं तो आर्टिकल 226 में हमारे पास रेमेडी अवेलेबल है, और यदि हम सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो आर्टिकल 32 के अंदर हमारी रेमेडी अवेलेबल है। इसी के साथ साथियों, क्योंकि मैंने कहा था कि बहुत छोटा चैप्टर है ये, मतलब बहुत छोटा आर्टिकल है, तो अब हम आज चर्चा करेंगे अपने क्वेश्चन आंसर के सेशन पे। तो प्लीज बताएं यदि आपका कोई सवाल जवाब है तो। थैंक यू। जी साथियों, थोड़ा सफिशिएंट टाइम होने की वजह से अब हम चर्चा थोड़ी ज्यादा कर पाएंगे अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर। बताएं प्लीज। सर, बात ऐसा है, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ, प्रकाश सूर्यवंशी। जी जी सर, मेरा मतलब कि मेरा एक क्वेश्चन है जो कि आर्टिकल 26 से हट के है। आई थिंक एक आपसे मैं एक मतलब कि एज अ लीगल एडवाइजर मैं बात पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा, एक बात करनी थी। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मेरा नाम, अपना सब टाइटल अगर मेरे को चेंज करवाना है, तो क्या वो चेंज हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। सर, उसका उसका क्या प्रावधान है सर? कैसे चेंज कर सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि मेरे सारे सर्टिफिकेट्स में मुझे चेंज करना है, ठीक है? सो उसको मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ? आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, झारखंड, धनबाद। तो आपके यहाँ जहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है ना, जो स्टेट का, जहाँ पे ये हमारे, जहाँ स्टेट की विधानसभा बैठती है, हम्म। वो कहीं ना कहीं बैठती होगी आपके यहाँ, ठीक है। रांची। रांची। हाँ, तो रांची में ही आपको जाके ये पता करना पड़ेगा कि वहां पर हम्म। गैजेट नोटिफिकेशन कैसे किया जाता है फॉर रिगार्डिंग चेंजिंग द नेम और सरनेम। ठीक गैजेट है। नोटिफिकेशन। हाँ, वो गैजेट नोटिफिकेशन एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू ही आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं। अब अगर आप दिल्ली में होते तो मैं बता देता आपको, 5 शामनाथ मार्ग पे है हमारी विधानसभा, यहाँ पर है। तो वहां पर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि विधानसभा आपकी वहीं पर होगी। तो वो एक डिपार्टमेंट होता है बेसिकली प्रॉपर, जहां पर देखिए, सर, ये कोई भी ऐसे कानून। ये अगर अगर सर, थोड़ा सा मैं बीच में ये एक बात बोल रहा हूँ सर। जैसे कि क्या, जैसे कोई लॉयर के थ्रू नहीं होता है क्या? जैसे कि हमारे यहाँ जो कोर्ट है, जैसे धनबाद कोर्ट है हमारे जो यहाँ मैंने पे। आपको प्रोसीजर बताया है वही प्रोसीजर है। अब चाहे किसी लॉयर को इंगेज कर लो आप वो काम करने के लिए, चाहे किसी हम्म। अकाउंटेंट को इंगेज कर लो, या फिर आप डायरेक्ट डिपार्टमेंट से बात कर लो। ओके। समझ गए? प्रोसीजर वो बताएंगे। मैंने ओके। ओके। रास्ता बता दिया आपको, है ना, ओके। ओके। कि क्या एफिडेविट्स लगेंगे, क्या कोई और लीगल क्वायरी होगी, इंक्वायरी होगी, वो बताएंगे। देखो बेसिकली मैंने कभी भी ये काम किया नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि कैसे होता है। ओके। ठीक है ना, तो उसके लिए हम्म। गैजेट में नोटिफिकेशन निकलवाना पड़ेगा आपको। अच्छा। हाँ, तो ताकि किसी को कोई ऑब्जेक्शन ना हो, आप अपना नाम चेंज कर रहे हो, और हम्म। फिर जिस जिस डिपार्टमेंट में आपको नाम चेंज कराना है वहां पे वो गैजेट नोटिफिकेशन की कॉपी देनी होगी, या जो भी उनके जो एक लेटर या फिर वो जो भी देंगे वो आपको प्रोवाइड कराना होगा। फिर आपके डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम चेंज हो जाएगा।
सर आपका आवाज ब्रेक हो गया था सर, थोड़ा सा सर, कैन आप एक बार रिपीट कर सकते हैं दोबारा? मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला, मैंने आपको कहा है कि वो आपको प्रोसीजर बता देंगे, जैसे ही वो आपको प्रोसीजर बताएंगे तो उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आपका नाम चेंज हो जाएगा। वो ओके प्रोसीजर आपको वहीं जाके पता करना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर, ओके ओके। या फिर आप गूगल भी करके देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे जो गैजेट नोटिफिकेशन कहाँ पे होता है, जो स्टेट ओके। गैजेट नोटिफिकेशन होता है ना। हम्म। हाँ, वो स्टेट गैजेट नोटिफिकेशन से ही चेंज होगा वो। ओके, थैंक यू सर। जी प्रकाश जी। जी साथियों बताएं, महेंद्र कुमार जी बताएं। हेलो जी सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग, कौन बात कर रहे हैं? हाँ जी, महेंद्र कुमार बोल रहा हूँ जी। जी महेंद्र जी बताएं। सर मेरी एक इंक्वायरी थी, जैसे मान लिया एक अनऑथराइज्ड कॉलोनी है हम्म, जिसमें मैं रहता हूँ। मेरा जन्म यहाँ पर 52 ईयर्स ओल्ड का मैं हो चुका हूँ, मेरा जन्म यहीं का ही है। हम्म, ये कॉलोनी न तो हरियाणा स्टेट के उसमें आ रही है, ना ही ये सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें आ रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है हम मालिक थे, हरियाणा गवर्नमेंट बोलती है हम मालिक है। ये दोनों की लड़ाई में इस कॉलोनी में कितनों की अनऑथराइज में भी रजिस्ट्रियां हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन हमारे को हर बार ये डाल दिया जाता है कि ये ग्रीन बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट है। कितनी बार केस हाई कोर्ट में चला जाता है, वहां से समझो यही हासिल हो जाता है कि अब ये इनको हटाया नहीं जाएगा बस। लेकिन ये नहीं बोला जाता कि इनको यहाँ बसाया जाए, ये किया जाए। औरों की, पैसे वालों की रजिस्ट्रियां हो रही हैं, इस दरमियान में हमें क्या करना चाहिए? अब आपने तो अगर हाई कोर्ट की रेमेडी अवेल कर ली है तो हाई कोर्ट से ऊपर तो हम नहीं हो सकते ना। नहीं नहीं, इस कंडीशन में हमें, क्योंकि सरकार को तो ये ऑर्डर नहीं है ना कि किसी के बने हुए मकान को तोड़ दें, हाँ तो आपको या एमसी। इनडायरेक्टली स्टे मिल तो गया। अगर गवर्नमेंट, अगर हाई कोर्ट ने ये कहा कि गवर्नमेंट आपको हटा नहीं सकती, तो इट मीन्स आपको रखने के ऑर्डर हो गए। रखने का ऑर्डर, वो कोर्ट तो ये ऑर्डर भी नहीं देती ना कि इनको हटाया जाए या इनको बसाया जाए, उन्होंने ये डिसीजन नहीं दिया। श्रीमान समझने का फर्क है, एक बात समझो। हाँ जी। गवर्नमेंट ये मतलब कोर्ट ये कह रही है कि आपको वहां से हटाया नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आप वहां रह सकते हो। हाँ इंटरप्रिटेशन जी। ये भी तो है। हाँ जी, लेकिन लेकिन इसी बीच में लीगल तौर पर जो एमसीएफ में या कोई भी उसमें अदर पार्टी मिल करके हमारे ऊपर फिर पटिशन डाल देते हैं कि ऐसे ऐसे इनको हटाया जाए, तो वो फिर हमारे ऊपर फिर नोटिस डलवा करके फिर हमारे को कोर्ट में पेश करवा देते हैं। ऐसा क्यों होता है ये जी? कौन ऐसा करता है? कौन सी रेमेडी ये अवेल कर रहा है? वो सिविल में या किसी और में बताएं। वो तो ये आपको आसपास देखना की। पड़ेगा ना। सुनो मेरी बात, सुनो श्रीमान। वो तो हाँ जी। आपको देखना पड़ेगा ना कि जो, देखो, हम किसी को कोई भी कोर्ट की रेमेडी अवेल करने से तो रोक नहीं सकते। वो तो उसका हाँ जी। कानूनन अधिकार है, हाँ जी। संवैधानिक अधिकार है कि वो व्यक्ति अपनी कोर्ट में अगर कोई एप्लीकेशन फाइल करना चाहता है तो वो कर सकता है, उसे तो रोका नहीं जा सकता। ठीक है। ठीक है। अब रीजन क्या है कि आप ये कह रहे हो कि आदमी बार बार कंप्लेंट फाइल कर देता है और आपको हाँ जी। परेशानी होती है, तो उसके रिगार्डिंग आपको ये देखना है कि वो पिटीशन जो फाइल कर रहा है वो उसका हम्म। रीजन क्या है, उसके कंटेंट्स क्या हैं, और वो कौन से लॉ में वो पिटीशन फाइल करता है, क्या ये पता है आपको? हाँ, वो ये बोलते हैं कि ये ग्रीन बेल्ट में आती है, ये ग्रीन बेल्ट में आती है, जबकि ग्रीन बेल्ट लॉ में कौन आ। सा है? हाँ जी। लॉ कौन सा है, किस लॉ के हाँ, अंतर्गत वो जाना चाहते हैं वहां पे? उस अंतर्गत के ये जो बोलते हैं कि ये इन्होंने इसको कब्जा किया हुआ है, ग्रीन बेल्ट को, ये ग्रीन अब बेल्ट मेरी को खाली बात कराया सुनो, जाए। अब मेरी बात सुनो। हाँ जी। जब किसी आदमी का मर्डर हो जाता है तो एफआईआर 302 में लिखी जाती है ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। अब हाँ, मैं वो वो जो कानून केस। जानना चाहता हूँ कि वो पिटीशन डलती है वो कौन से लॉ में डलती है, कौन से सेक्शन में डलती है, चलो, मैं उसके लिए नेक्स्ट टाइम में आपको ये कौन बताऊंगा। सी और कोर्ट में दूसरा, डलती है। ये हाई कोर्ट में। हाँ तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अवेल करते हैं, वो देखना पड़ेगा आपको, उससे पता लगेगा कि बेसिकली वो वहां क्यों चले जाते हैं। ओके। और दूसरा ठीक है एक ना। चीज, इसी के साथ, इसी से मेरी वो थी। चलो, इसको हटाया नहीं जाता है, बसाया नहीं जाता है, लेकिन ये कॉलोनी में ही अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बन रही है, सब कुछ है, लेकिन एमसीएफ आती है, पैसा खाती है और एमसीएफ क्या है, उसको। उसकी फुल फॉर्म क्या है? एमसीएफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अच्छा। फरीदाबाद। ठीक फरीदाबाद। है, ठीक है। ये एमसीएफ कौन सी कॉलोनी है फरीदाबाद की? फरीदाबाद की, जो नागा बाबा कॉलोनी है। ये किधर की साइड है? ये एनआईटी मेन, एनआईटी में नंबर 2 में पड़ती है।
पता नहीं, एनआईटी नहीं पता हमें तो, चलो। हाँ जी, तो ये बहुत पुरानी कॉलोनी है, जन्म हमारा यहीं का ही है, मेरा मैं 50 ईयर्स ओल्ड का हूँ। तो कहने का भाव ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे उसमें हटाया नहीं जा सकता, बसाया नहीं जा सकता, लेकिन उसके अंदर जो भी डेवलप कर रहे हैं, पांच क्या पांच मंजिल आपने, बिल्डिंग। अब आप एक बात बताओ, जब आपके ऊपर किसी व्यक्ति ने पिटीशन फाइल की कि इनको यहां से हटाना चाहिए, हाँ जी। तो उसके साथ ही आपने उस पर काउंटर क्लेम फाइल किया या काउंटर पिटीशन फाइल की कि हमें भी कोर्ट ये ऑर्डर प्रोवाइड करे, ये अधिकार दे के हम यहाँ रहें? हाँ, वो सब कुछ हमारे एक नहीं, हम कितनी बार केस जीत चुके हैं उस कोर्ट से, लॉ कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सेशन कोर्ट से, जीतते हुए आगे तक गए हैं हम। लेकिन हर बार फिर ना कोई बीच में अड़ करके आप फिर दोबारा आप एमसीएफ को आप पार्टी एक, बना करके। देखो, हम किसी को कोर्ट में केस डालने से तो नहीं रोक सकते, ठीक है, हाँ जी, उसका हाँ जी। कानूनन अधिकार है। लेकिन हम क्या ओके। कर सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति आपके ऊपर झूठा मुकदमा फाइल कर रहा है तो उसके लिए एक स्पेशल रेमेडी है कि कोर्ट ठीक। भी, देखो, यदि कोर्ट ने उसकी पिटीशन एक्सेप्ट की है बिफोर, अगर हम हाई कोर्ट की बात करें, तो हाई कोर्ट में सबसे पहले जब पिटीशन फाइल करते हैं तो उसमें मेंटेनेबिलिटी पे आर्ग्यूमेंट होता है कि वो ओके। पिटीशन या एप्लीकेशन वो मेंटेनेबल है या नहीं है। ठीक। तो अगर वो पिटीशन उस स्टेज पे जज ने अलाउ की कि हाँ जी इसको नोटिस करते हैं, ये मेंटेनेबल है, तो इट मींस वो कानून में कहीं ना कहीं प्रावधान तो ऐसा है कि वो पिटीशन फाइल की जा सकती है। ओके। ठीक है। अब ओके। हमें क्या देखना है, अब हमें क्या देखना है कि जब कोई भी व्यक्ति पिटीशन फाइल करता है कोर्ट के सामने, तो ये कोर्ट का अपना अधिकार है, अपनी ज्यूरिडिक्शन है और अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, संवैधानिक पावर है कि यदि कोई कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए कोई पिटीशन फाइल कर रहा है तो कोर्ट उसके ऊपर फाइन इंपोज कर सकती है। ओके। ठीक है ना, तो वो देखने वाली बात है। लेकिन इसी आपको में सर मेरे मेरे कहने का ये एक क्वेश्चन साथ में इसमें और जुड़ रहा है, जैसे इसी कॉलोनी में, अनोथाई कॉलोनी में सब कुछ बन रहा है, अच्छे अच्छे मकान बन रहे हैं, लेंटर डल रहे हैं, सब कुछ डल रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री जी की योजना चली थी, जहाँ सोच वहाँ शौचालय। इस स्कीम के अनुसार एक हमारे हैंडीकैप भाई हैं, उनको सरकार के द्वारा 7,000 रुपए मुहैया कराए गए थे। तो उसी दरमियान उनकी पेंशन से रिकॉर्डेड पैसे इकट्ठे करके हमने एक शौचालय अपनी ही जमीन पर, अपने ही अंडर में, जो हमारे पे कब्जे में थी, हमने उसको बनाया। बनाने में किसी ने ही, हमारे ही समझो पड़ोसी ही थे, मान लो जो बहनें थी हमारी पड़ोस की, उन्होंने ये अपना कब्जा करने के चक्कर में झूठा आरोप लगा करके एमसीएफ में चले गए। एक ही घंटे के अंदर अंदर पैसा खिला करके आ गए, और 1 घंटे के अंदर उन्होंने आया हमारा शौचालय तोड़ दिया, जिसको हमने 40,000 रुपए लगाए थे। तो और क्या उसके बाद मैंने, आपने उस डेमोलिशन के खिलाफ कोर्ट में अपील की, या मतलब कोर्ट में अप्रोच किया, कोई मुकदमा फाइल नहीं, किया? नहीं कोर्ट में नहीं, मैंने उसके लिए फिर मैंने डीसी साहब को लिख करके भेजा। उन्होंने, डीसी साहब ने एमसीएफ को फॉरवर्ड कर दिया, एमसीएफ ने फिर उसी तोड़फोड़ विभाग को कर दिया, तोड़फोड़ विभाग ने कोई मेरे को आश्वासन नहीं दिया, बोले जहां जाना है चले जाओ, जो कुछ करना है कर लो। फिर मैंने हाँ सीएम तो विंडो में आप, डाला। अरे श्रीमान, आप सिविल कोर्ट में अप्रोच करो ना। तो पहली बात तो, इसके, जब आपके पास एमसीएफ तोड़ने आई थी तो क्या उन्होंने डेमोलिशन के ऑर्डर दिखाए थे आपको? नहीं, इन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया तो फिर आपने ऐसे कैसे तोड़ने दी? सर देखो, जी। हर एक, सुनो श्रीमान सुनो, हाँ जी। कानून सबके लिए बराबर है। ठीक है, हाँ मेरे जी। लिए भी, आपके लिए भी, और उस अफसर के लिए भी जो उसको तोड़ने आया। बस तो उन्होंने जब सिर्फ मेरे को तक, ये बोला कुछ। हाँ जी। अब सुनो हाँ मेरी जी, बात। बोलिए। देखिए, ये आपका कानूनन अधिकार था कि जब वह व्यक्ति या कोई ऑफिसर या फिर कोई डिपार्टमेंट आपकी प्रॉपर्टी को डेमोलिशन करने आया, तो उस टाइम पे उसके पास डेमोलिशन के ऑर्डर होने चाहिए थे। हम ये जो ओके। एचआरपीसी चला रहे हैं, इतने सारे एनजीओ चल रहे हैं, ये इसीलिए तो चल रहे हैं। उन्होंने बोले कमिश्नर साहब के ऑर्डर है, बस इतना बोल करके तोड़ दिया, तो दिखाया कुछ देखना नहीं, चाहिए, बताया कुछ नहीं। आपका अधिकार है ना। देखो, क्या आप मांगोगे तो दिखाएगा तुम्हें, क्योंकि कमिश्नर इतनी जल्दी ऑर्डर दे ही नहीं सकता किसी को, एक प्रोसेस है। कोई, हाँ, 1 घंटे के हम अंदर भी अंदर। कभी, बीच में इंटरप्ट मत करो, पहले मेरी बात सुनो, ठीक है।
1 घंटे के अंदर ओके ये कोई भी ना स्पेसिफिक आपके ऊपर लिखा हुआ नहीं है कि कंप्लेंट 1 घंटे पहले गई थी और 1 घंटे के अंदर ही सब कुछ हो गया, ठीक है। अब आप मेरी बात सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब भी हम देखो, जब हम कहीं पे भी कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो वहां पर हम सिविल में मुकदमा फाइल करते हैं कि भाई इस आदमी ने, सच एंड सच पर्सन ने सच एंड सच प्लेस पे जो कंस्ट्रक्शन की है वो गलत है, ठीक है। अब कोर्ट हाँ उस जी पे स्टे लगा देती है और क्या होता है कि स्टे लगने के बाद में ये स्टेटस को ग्रांट कर देती है कोर्ट, और उसके बाद कोर्ट में मुकदमा चलता है। तो ये डिसाइड कोर्ट करेगी कि क्या वो कंस्ट्रक्शन लीगल है या इनलीगल है, ओके ठीक है। वो जो एमसीएफ जो आप अधिकारी कह रहे हो या एमसीएफ डिपार्टमेंट कह रहे हो, वो तो ये डिसाइड ही कर सकता। भाई अगर उसे लगता है कि कंस्ट्रक्शन इलीगल है, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, तो उसको प्रोसेस फॉलो करना चाहिए था ना। ऐसा नहीं ना मुंह उठा के आएगा और तोड़ के चला जाएगा, तोड़ना मारेगा या कुछ भी मारेगा। समझे आप मेरी बात? हाँ जी उसने, आपने उस टाइम पे किसी लॉयर को कांटेक्ट किया नहीं होगा और वो आपकी प्रॉपर्टी टूट गई। आप उसी टाइम अगर 112 नंबर फोन करके और अगर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा देते, बिल्कुल नहीं टूटती वो। नहीं सर, वो तो मेरे को साइड में ले जाकर बोले थे, हाँ बोलो क्या करना है, बोलो क्या करना है। मतलब यहाँ तक कि किसी उनके तीसरे थर्ड पर्सन ने, तोड़ फोड़ वाले ने बोला कैसा है, मतलब सर कह रहे हैं ऊपर सर को खिलाने पड़ेंगे, जो सेवा करनी है कर दो। 10,000 की डिमांड करी थी उन्होंने। मैंने कहा मेरे पास तो इतने पैसे है नहीं, मैं तो जो तो शौचालय के अनुसार अब लगा दिए ब्लाइंड भाई की पेंशन के अनुसार। तो बस तो उन्होंने तुरंत समझ तोड़ना गए शुरू आप कर मेरी दिया। बात? आप मेरी बात समझ गए ना अभी? हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो अगर वो इलीगल डिमोलिशन हुआ है, कितना टाइम हो गया वो हुए? सर ये हो गया है समझो, मेरा भी कार्रवाई चल रही है, बार बार मैं सीएम विंडो में कंप्लेंट डाल रहा हूँ, 1.5 साल हो गया। तो जब सीएम विंडो में कंप्लेंट डाल लो, सिविल सूट फाइल कर दो ना सिविल कोर्ट में, जब सीएम कुछ नहीं कर रहे तो। हाँ वो कुछ नहीं कर रहे, तीसरी कंप्लेंट के बाद भी कुछ नहीं हो रहा अभी तक। हाँ, तो सिविल कोर्ट में केस फाइल कर दो, 3 साल की लिमिटेशन है, करो डिपार्टमेंट के अगेंस्ट केस फाइल। ओ, ओके ओके, तो ये सिविल कोर्ट में आपने यहीं डलेगी फरीदाबाद में ही ना? हाँ, सिर्फ फरीदाबाद में लगेगी। ओके ओके, ठीक है ना? थैंक यू सर। वेलकम जी। साथियों, किसी और का कोई सवाल? अरविंद जी कुछ कहना चाहते हैं आप? नमस्कार सर, सैफुद्दीन। नमस्कार जी, बताएं सैफुद्दीन जी, बताएं। मैं सर ये पूछना चाहता हूँ, जैसे किसी ने हमारे खिलाफ कोई भी झूठा मुकदमा फाइल करा और फाइल करने के बाद लड़की की उम्र 17 साल के आसपास दिखाकर वो लड़की 20 साल की है, तो मेरा ये कहने मतलब जो पास्को लगी है 7/8, क्या वो लगेगी कि नहीं लगेगी? क्या लगी है? पॉक्सो 7 लगी है? 7-8 लगी है। 7-8 पॉक्सो बिल्कुल लगेगी। अब आपकी ड्यूटी बनती है कि आप कोर्ट में जाके ये साबित करें कि लड़की 17 की नहीं 20 की है। हाँ, मेरे पास आधार कार्ड है। सॉरी, आपके पास उस लड़की का आधार कार्ड है? जी। तो कोर्ट में लगा दो इन्वेस्टिगेशन। हो अभी वो पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी क्या उसमें, जिसके नहीं, खिलाफ अभी नहीं सर, कोई लंबा समय हो गया, लंबा समय हो गया, अभी चार्जशीट पुलिस ने नहीं फाइल की है। तो किसी को अरेस्ट किया? तो मुझे अरेस्ट करके भेजा था, बाकी और किसी को अरेस्ट नहीं किया, जो भी लड़कों के नाम जब आपको, हाँ, जब आप सुनो ना, आप जब अरेस्ट हुए थे तो आपकी बेल किस ग्राउंड पे हुई फिर? मेरी बेल, वो ये तो मामा को मालूम होगा किस मैटर पे बेल उन्होंने ली। इस विषय में मुझे तो कुछ जानकारी नहीं है। तो फिर जब आपको ही जानकारी नहीं है तो हम सलाह कैसे दे पाएंगे श्रीमान? नहीं, तो इस बिना पे हुई थी, मेरी मीट शॉप की दुकान है। हाँ, याद आप है मेरी क्या? बात समझ रहे हो? जी। देखो सैफुद्दीन जी, एक बात बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। मेरे को भी बड़े सालों लग गए ये समझने में, अधूरा ज्ञान खतरा है जान। अब आप समझना, आपको आपकी प्रॉब्लम के बारे में अभी नहीं पता है। मैं अभी सभी साथियों को, सुनो सैफुद्दीन जी, मेरी बात सुनो पहले। मैं सभी साथियों से ये बात कहना चाहूंगा कि देखो, सपोज करो आपके पास एक प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम की आधी बात आपको मालूम है, आपने मेरे को आधी बात बताई, ठीक है। मैंने उस आधी बात पे आपको अपना जवाब दे दिया। अब जब हमें वो पूरी बात पता ही नहीं है तो कल को नाम किसका खराब होगा? मेरा ना, क्योंकि आपको जब आप किसी और आदमी के पास जाओगे कहोगे उन वकील साहब ने तो गलत बताया था मेरे को। तो यहाँ सिर्फ नाम की बात नहीं है, यहाँ बात यह है कि आपका नुकसान कितना हो जाएगा, क्योंकि जो बात मैं आपसे बोल रहा हूँ उसको 1000 व्यक्ति सुनते हैं बाद में। तो आप प्लीज
ये चीज इंश्योर करके रखा करें, जब भी आपको मुझसे कोई बात करनी है, उस कंप्लेंट के बारे में, उस शिकायत के बारे में आप सभी को नॉलेज जरूर होनी चाहिए। सर देखिए मेरे ऊपर तो जी देखिए फर्जी मुकदमा फाइल किया गया है ना। सैफुद्दीन जी, मुझे अभी भी याद है, मैंने 15 या 20 दिन पहले एक वेबिनार लिया था, उसमें आपने मुझसे कहा था कि एक फर्जी मुकदमा मेरे ऊपर हुआ है। एक बात बताओ, कोर्ट क्या करने के लिए बैठी है? कोर्ट में जज का क्या काम है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बता सकते हो? कोर्ट में जज का क्या काम है? जो भी प्रूफ आपके पास है आप उसको दायर करिए, उसमें जांच कराइए आप, अगर जो समझ दोषी गए ना? पाए गए। जी हाँ हाँ, समझ गए ना? जी तो आपकी कंप्लेंट फर्जी है या नहीं है, ये जज डिसाइड करेगा। जी समझ ना तो गए। मैं कर सकता हूं और ना आप कर सकते हो। ये तो जजी समझ गए ना डिसाइड आप मेरी करना बात? सही करें। तो जब तक हाँ जज तो आपकी कंप्लेंट ये नहीं कह देता कि आपको बरी करता हूं, ये जो मुकदमा है झूठा है, तब तक हम उस मुकदमे को झूठा नहीं कह सकते। तो आप अभी ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि आपकी कंप्लेंट झूठी है। मैं मानता हूं आपकी कंप्लेंट झूठी है, आप मानते हो आपकी कंप्लेंट झूठी है, आपके पास सबूत हैं कि आपकी कंप्लेंट जी झूठी है, तो आप वो जी सबूत पुलिस को दें अगर आपकी नहीं चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, और अगर चार्जशीट फाइल हो गई है तो वो सबूत कोर्ट के अंदर लगाएं। और मैंने आपको यह भी बताया कि यदि आपके ऊपर एक फर्जी मुकदमा दायर किया गया है तो कौन सॉरी सीआरपीसी के सेक्शन 482 482 के अंदर आप हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हो कि इस एफआईआर को रद्द करो, ये फला फला सबूत मेरे पास है कि मेरे पे झूठा मुकदमा फाइल किया गया। एफआईआर ही रद्द हो जाएगी। आई बात आपको समझ? तो देखो, जी मुकदमा जब तक फर्जी नहीं होगा, या तो जज डिसाइड नहीं कर देगा या पुलिस नहीं लिख देगी अपनी रिपोर्ट में, जब तक तो वो कंप्लेंट अपना वजूद जिंदा रखेगी। सर लॉन्ग समय हो गया, लंबा समय हो गया है। तो मैं कह तो रहा हूं, और आप 482 में क्वेश्चन फाइल करो ना हाई कोर्ट जाके। हाई कोर्ट हाई डिसाइड कोर्ट कर देगी, हाई कोर्ट कहेगी इतने साल से पॉक्सो के केस में अगर एफआईआर मतलब चार्जशीट अगर नहीं हुई है तो फिर वो जरूरत ही क्या है इन्वेस्टिगेशन करने की? वो आपके वकील साहब ग्राउंड्स बना लेंगे उसके अंदर। जी समझे आप मेरी बात? जी 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 तो सर्वप्रथम हमारी कंप्लेंट जब झूठी होगी जब जज साहब या फिर पुलिस डिसाइड कर देगी, ठीक है? जी चलिए, समाज सेवा करने। हेलो जी बताइए कौन बात करना चाहता है अभी? अरविंद जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, गुड इवनिंग सर सर। नमस्कार। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, बताएं। सर ये हमारी ये प्रॉब्लम है कि हमारे ससुराल में हमारे ससुर की एक ही इकलौती बेटी जिससे हमारी शादी हुई है, और सर आप तो उनकी बड़े धनी व्यक्ति हैं। सर उनकी जो प्रॉपर्टी है उनका पूरा अधिकार हमारी वाइफ को है अभी ससुर जी ना? जिंदा है जी हाँ। तो उनका अधिकार है, आपका कुछ भी नहीं है, आपकी मैडम का नहीं कुछ नहीं है। नहीं तो उन्होंने वसीयत कर रखी, उनके बाद मतलब हमारा तो अधिकार होगा। वसीयत उनके बाद, श्रीमान देखो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन जी वसीयत का मतलब क्या होता है? वसीयत उस दिन काम करती है जिस दिन आदमी जी दुनिया छोड़ देता है, तो जब तक तो उनकी है ना। जी हाँ। नहीं सर, तो उसमें प्रॉब्लम ये है ना सर कि हमारे ससुर की एज हो गई इसमें 85 के ऊपर है, और हम उनके जो भाई लोग हैं उनको परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं कि हमको ये जमीन हमारे नाम लिख दो, हम उसमें बनवाएंगे। और जो हमारे घर का आप मेन गेट है, अब हाँ, आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं सर कि वो उनको जैसे टॉर्चर करते हैं तो उनको कोई भी बात कहते हैं, कहते तुम हमसे बात नहीं करो, तुम्हारा बोलने का अधिकार है। किसका अधिकार है? पहले तुम्हारा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आपसे कहते हैं? जी हाँ। जबकि हमारे मेन गेट के सामने इन्होंने अपना पूरा सामान रखा है, और वो वकालत की डिग्री है उनके पास, लेकिन वो काम करते हैं जो सोना चांदी साफ करते हैं, चांदी उतार लेते सर्राफा हैं, का, सर्राफा तो का। उसका हाँ सराफे का तेजाब वगैरह जो फेरी नहीं लगाते हैं, तो उसका तेजाब वगैरह का पूरा झोला मेरे दरवाजे के सामने रखते हैं, गैर कानूनी मतलब काम करते हैं तो उसके लिए आप पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं करते हो? सर। और जब वो कहते तुम्हारे को अधिकार ही नहीं बोलने का। अरे हद हो गई यार, उनके कहने से क्या मतलब है? पुलिस में कंप्लेंट करो, मैं कह रहा हूँ अधिकार है तुम्हारा, लिखित में कंप्लेंट करो पुलिस में। ऐसे कैसे उनके ना कहने से अधिकार हो जाएगा? कहना चलो आप ही बता दो तुम्हारा क्या अधिकार है जो तुम मुझे रोक रहे हो। और सर वो अकेले रहते हैं इस समय,
हम लोग यहाँ आप पर मेरी रहते हैं। बात समझ रहे हो अरविंद जी? जी हाँ, हम समझ रहे हैं एक आप जो। आदमी तुम्हें कानून सिखा रहा है कि तुम्हारा अधिकार नहीं है, तो कहना भाई तुम वो कागज दिखा दो जिसपे तुम्हारा अधिकार लिखा हो, हम भी मान जाएंगे, चलो हमारा अधिकार नहीं, हमारा नहीं है, मैंने मान लिया, लेकिन तुम अपना अधिकार तो बताओ। समझे आप? उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि हमको ये आगे जमीन खाली पड़ी है, वो हमारे ससुर के नाम है। कितने वो रुपए की जमीन होगी वो जमीन होगी इस समय हमारे ख्याल से 10 लाख के लगभग होगी। तो आप उसके लिए देखो, एक ना सिविल में रेमेडी है, आप सिविल कोर्ट के अंदर सूट जी। फॉर परमानेंट मैंडेटरी इंजंक्शन फाइल कर सकते हो अपने ससुर के साथ। तो वो ससुर के जमीन पर्सनली हमारे ससुर के नाम है, उसमें हाँ, किसी तो को मैं कोई कह, अधिकार नहीं है। मेरी बात तो सुनो अब। जी। परमानेंट एंड सॉरी, परमानेंट एंड मैंडेटरी इंजंक्शन का जो सूट होता है ना, उसे हिंदी में क्या कहते हैं एक्चुअली मैं नहीं जानता हूँ, आप प्लीज मेंशन कर लेना, लिख लेना, फिर अपने वकील जी। साहब से पूछना। जी। जब आप वो मुकदमा सिविल कोर्ट में फाइल करेंगे तो वहां पे सिविल कोर्ट क्या करेगी, रेस्टेन कर देगी, उसके अंदर आप स्टे मांगो, रेस्टेन मांगो कि मैं ओल्ड एज सीनियर सिटीजन हूं और मेरे भाई या उनके बच्चे या फिर हमारे रिश्तेदार, ठीक है ना, वो मेरी जमीन को हथियाने की पूर्ण भरपूर कोशिश कर रहे हैं, पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, तो उनको रेस्टेन किया जाए कि मेरी प्रॉपर्टी के अंदर वो ना घुसे, मेरे दरवाजे पे सामान ना रखें। ठीक है, तो जब आप ये सूट फाइल करोगे उसके साथ ही स्टे की एप्लीकेशन फाइल कर देना, कोर्ट स्टे ग्रांट कर देगी क्योंकि प्रॉपर्टी आपकी है। ठीक है जी। जी सर जी। तो अब कानून पता लग गया आपको कि आपका अधिकार कहां से आएगा, लेकिन ये जी सर। आप नहीं कर सकते, आपके ससुर कर सकते हैं, ध्यान रखना। या फिर आप अपने ससुर से एक एफिडेविट ले लें कि भाई ये मुकदमा मैं लड़ूंगा, वो दे देते हैं तो फिर आप कर सकते हो, जब तक नहीं कर सकते। नहीं, वो तो कहते हैं कि तुम उनको समझाओ, तुम जो करना है तुम लोग करो। हाँ तो मैंने बता तो दिया अब कैसे काम होगा, सिविल कोर्ट में रेमेडी है आपके पास। कहाँ के हो, कानपुर के आप? जी हाँ। हाँ तो कानपुर की कोर्ट में जाओ, सिविल में मुकदमा फाइल करो, रेस्टेन कर दो उनको। रेस्टेन का मतलब होता है रोकना किसी को। जी। मतलब जैसे एक कमरा है, मैं कोर्ट से ऑर्डर करा लूंगा, मेरे कमरे में कोई और नहीं घुस सकता बिना मेरी परमिशन के, तो वो रेस्टेन ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, ठीक सर, ओके, थैंक और यू। यदि वो आदमी रेस्टेन करने के बाद भी अपना झोला या कुछ भी आपके दरवाजे पे रखता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, वो जेल चला जाएगा। ये शब्द बड़े भारी लग रहे होंगे आपको सुनने में, जी, पहली बार सुन रहे हैं। कोई बात नहीं, ठीक है ना, जी लेकिन सर। लॉ के अंदर आपके पास ये अधिकार हैं, आप ये कर सकते हो। ठीक है, ठीक, ओके सर, थैंक चलिए यू। अरविंद जी, धन्यवाद जी। तो साथियों प्लीज किसी और का कोई सवाल? सर मैं सर पूछा गुड करता हूँ कौन बात सर, करना, नाम बताओ, मैं फिर उसी का माइक ऑन रखूंगा। सर मैं प्रकाश बोल रहा हूँ। विक्रम सिंह डागो सर। प्रकाश, हाँ सर प्रकाश मैं जी, बात हुई तो थी आपसे अभी। हाँ हाँ, बस एक छोटा सा सर, एक छोटा सा है बस। मैं सर, आपने वो जो सरनेम चेंज करने का वो जो आपने बोला था, क्या नाम बताया था सर उसका आपने? गैजेट नोटिफिकेशन। गैजेट। हाँ, गैजेट को क्या कहते हैं, राजपत्र। ओके ओके, गैजेट नोटिफिकेशन, थैंक यू हाँ, सर। गैजेट नोटिफिकेशन होता है, ठीक है ना। जी श्रीमान विक्रम सर जी गुड बताएं। इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। सर गुड इवनिंग। सर मेरा एक सवाल है सर आपसे थोड़ा। जी बताएं। हेलो हाँ श्रीमान, सर, सुन ये पा रहा हूँ, सवाल है प्लीज कि जैसे बताएं। हमारी जो प्रॉपर्टी है, हाँ हाँ बोलते जो रहिए, मैं हमारी सुन पा रहा हूँ। प्रॉपर्टी है सर, उस पर किसी ने अवैध कब्जा करके उस पर 2 गए पाटर पोस्ट डाल ली है और उसके सामने कुछ मट्टियां भी डाल दी हैं। अब हम उसको हटाने के लिए कह रहे हैं तो वो जबरदस्ती से झगड़ा करने के लिए उतावला हो रहा है। जमीन अब आपकी हमें है? ये चीज बताएं कि हमें उस, हाँ बिल्कुल, जमीन हमारी मदर्स के नाम है। हाँ तो आपकी मदर उसमें सिविल में सूट फाइल करें, जो अभी मैंने सलाह अरविंद जी को दी है वो सेम आपके ऊपर एप्लीकेबल है। आप सिविल की रेमेडी अवेल करें, वहां से जी, उस व्यक्ति को हटाने के लिए सूट फाइल करें कोर्ट में, भाई आपको ही मेरी प्रॉपर्टी खाली करनी मतलब पड़ेगी। ठीक है, वो जो दीवानी पाउडर मुकदमा पोस्ट जिसे डालने हम वाला कहते है हैं। ना, बिल्कुल बिल्कुल सर, 1 मिनट सर, देखो जैसे कि जो अतिक्रमण करने वाला है ना, वो हमारे चाचा जी हैं, बट लेकिन जो गए हैं ना, वो हम गए हैं गोदनामा, जिसे कहते हैं ना दूसरी जमीन पर जाना। हाँ जैसे हम किसी के गोदनामा गए हुए हैं, हमारे पिताजी, तो हमारी मम्मी जिनके नाम है सारी जमीन,
तो क्या है कि हमारे चाचा जी ये बोल रहा है कि नहीं, जिस पे आप जमीन पे गए हैं उसमें से भी हमें अधिकार दो। तो क्या सर ऐसा देखो कोई जी, ये कानूनी सिविल प्रावधान है डिस्प्यूट है, ये तो कि? कोर्ट डिसाइड करेगी, आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा इसके रिगार्डिंग। जी आप जी किसी अच्छे वकील से सलाह लें और कोर्ट की रेमेडी अवेल जी करें। कोर्ट बताएगी आपको क्या करना है, कोर्ट में वकील साहब बताएंगे, ठीक है। और जैसे सर मैंने जैसे आरपीसी जोन किया है सर, इसके अंदर जो भी कुछ, जैसे एक औरत है वो थोड़ी परेशान है, उसका हस्बैंड अगर है उसको परेशान कर रहा है। कैसे परेशान कर रहा उसने है? कई उसने क्या है कि वो शराब वगैरह पे मतलब क्या नशा करता है। हाँ। अब बार बार नशा करता है और बार बार उसके साथ मारपीट भी कर रहा है। उसने कई दफे कोर्ट में भी अपील की है, हाँ। कई कई बार उसने थाने में भी की है, तो 2 जगह से उसका केस भी नहीं लिया है। वो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से। हाँ। तो ये बताएं कि मतलब उसको किस प्रकार से उससे छुटकारा दिलाएं, या फिर उसको किस प्रकार से उससे बचाव किया जाए उस औरत का। उनके पास बहुत सारे कानून में अधिकार हैं, वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जी है, 498 आईपीसी है। वहाँ अगर किसी व्यक्ति के द्वारा, मतलब उनके हस्बैंड के द्वारा उनके साथ कोई गलत व्यवहार किया जा रहा है, तो उसके लिए आप 1091 वुमेन हेल्पलाइन पे फोन करें। महिला पुलिस जी जी स्टेशन में एक लिखित में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। आप डायरेक्ट कोर्ट के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकते हैं। जी तो जब जी कानून में आपके पास इतनी सारी रेमेडीज हैं, तो फिर आप क्यों अवेल नहीं करते? आप अगर ये सोचोगे कि बैठे बैठे मैं सुबेरे सो के उठूंगी और मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएंगे, वो तो नहीं होंगे। तो क्या तो है उसके लिए सर तो अभी, कोर्ट। सॉरी सर, देखो जो मैं आपकी थोड़ी बात को मैं काट करके थोड़ी बात बताना चाहूंगा कि जैसे मैं अभी कुछ ही दिन पहले की बात थी सर, तकरीबन 5 से 6 मंथ पहले की बात थी। तो क्या हुआ कि उनका केस नहीं लिया था थाने में, जो मथुरा गेट थाना है वहां से केस नहीं लिया था उनका। तो फिर हमें मजबूरी में जाना पड़ा, हमने उनको बताया तब जाकर उनका केस हैंडल किया था। बट पुलिस वालों ने ये कहा था कि भाई आपका परिवार का आपसी मामला है, कुछ पहले कुछ आप सुलह कर लो। आगे आगे तो बताओ। मतलब जैसे पुलिस वालों ने बोला था थाने पर कि आप समझ आपका गया, आपसी समझ मामला। गया, आगे बताओ, आगे बताओ, समझ गया, मैंने सुन ली बात आपकी। हाँ, तो फिर ये है कि अब वो औरत अभी भी परेशान है, वो पुलिस के पास जाने से घबराती है, बोलती है कि मेरा, मैं कई बार गई हूँ, थाने नहीं तो जा कोर्ट सकती, जाओ क्योंकि ना, मेरा केस देखो। ले तो। देखो जी, आपको कोर्ट तो जाना पड़ेगा या पुलिस स्टेशन तो जाना पड़ेगा। जी जी। वो तो जाना तो पड़ेगा जैसे अगर कोर्ट आपका ये जाए तो कंप्लीट। वहां, हाँ, तो बताएं। जैसे उस औरत को लेकर के जैसे उस औरत को लेकर के हम कोर्ट लेके जाएं तो वहां हो जाएगा ना उसका। हाँ, बिल्कुल होगा, मैंने बताया ना, लॉ आपके फेवर में इतने सारे लॉ कानून बने हुए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, यही पूछना ठीक था। है ना। हाँ, कानून बने हुए हैं ओके, आपके। जी। बिल्कुल, थैंक यू। महन महन दत्त, शायद गलत नाम लिखा हुआ है। आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? महेंद्र लिखना होगा, आई थिंक ये टी गलत लग गया है। जी, किसी और का कोई सवाल या फिर बताएं। जी मैं बात करना चाहता हूँ सर। बताएं। मैं मेरा नाम कृष्ण कुमार है, जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश से हूँ। आवाज आ रही है क्या बताएं। सर? बताएं। हाँ, बिल्कुल आ रही है, बताएं। ऐसा है सर, मेरी फैमिली विवाद चल रहा है, काफी लंबे समय से चल रहा है, 2005 से चल रहा है। आपके शायद आपके संघ से जो है दिनकर जी से बात हुई थी। हम्म। उन्होंने ये जो है आपका ये लिंक वगैरह भेजा था मुझे, उन्होंने कहा था कि 9 बजे से लाइव आपका चलेगा, हम्म। इस लिंक पे आप जुड़िए, अपनी समस्या बताइए। बताओ, सर ऐसा समस्या क्या है? है, समस्या ये है सर, काफी लंबे समय से हम लोगों के विवाद चलते चले आ रहे हैं न्यायालय में। उसी बीच जो है 2021 में हम लोगों का एक सेटलमेंट हुआ था, जिसमें मेरी घरवाले ने 89,000 रुपए लिए थे। लेकर के सारे मुकदमे अपने अपने वापस लेने का समझौता तय हुआ, अलग अलग रहने का तय हुआ, जो कि एडीआर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में लिखित रूप में तय हुआ। उसमें कुछ मुकदमे भी समाप्त हुए हैं, लेकिन मेरी घरवाली जो थी वो सुमन गुप्ता एडवोकेट की जो है मुंशी है काफी लंबे समय से। सुमन गुप्ता एडवोकेट मुझसे पैसे मांग रही थी इस संबंध में कि जो समझौता हुआ उसके संबंध में मुझे पैसे दीजिए। मैंने मना कर दिया था। मैं भी वहाँ कचहरी में वकील साहब के यहाँ बैठ रहा हूँ।
लेकिन सुमन गुप्ता एडवोकेट जो है कई लोगों के साथ अभद्रता कर चुकी है, उसी तरह उन्होंने मेरे साथ भी अभद्रता की और एक गंदा फोटो अपने मुंशी यानी मेरी घरवाली के द्वारा मेरे मोबाइल पे भेजवाया, जिसका मैंने विरोध भी किया, लोगों से शिकायत भी की। तो उस पे जो है मेरे साथ अभद्रता होने लगी और आए दिन मुझे धमकियां और गाली गलौज होने लगी, टॉर्चर करना शुरू कर दिया गया था। फिर 8 जून 2023 के मेरे पास मोबाइल पर धमकी, एक व्यक्ति के मोबाइल के माध्यम से मुझे धमकी दी गई सुमन गुप्ता एडवोकेट के द्वारा, और अगले दिन 9 जून 2023 के लिए मेरे साथ मारपीट की घटना कारित की गई। तो आपने इसके रिगार्डिंग पुलिस में कंप्लेंट की? हाँ, कंप्लेंट की, कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि विपक्षी इसमें अधिवक्ता है, इस वजह से कोई कोर्ट सुनवाई चले नहीं। जाते, कोर्ट चले जाओ। कोर्ट में सर मैंने प्रयासरत किया, इसमें एसपी के यहाँ गया तो एसपी ने भी मेरी कोई सुनवाई नहीं की, बार बार सारे अधिकारियों से मिल चुका हूँ। अब अंततः आप जो कह रहे हैं कोर्ट के लिए, तो वही एक ऑप्शन शेष बचता है, लेकिन इसमें कोई एक अधिवक्ता के खिलाफ खड़े होने में तैयार नहीं है। 156(3) में कोई वकालतनामा फाइल करने को तैयार नहीं है। तो आप खुद फाइल कर दो। तो मेरा वकालतनामा कहाँ से लग जाएगा सर? वकालतनामे की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको खुद केस करना है तो वकालतनामे की जरूरत नहीं होती है। हमें सिर्फ दूसरे का केस करने के लिए वकालतनामे की जरूरत होती है। आप खुद कर दो, कोई वकील साहब नहीं कर रहे तो आपका केस। आप जिनके यहाँ क्या काम कोई करते हो, जिनके यहाँ बैठते हो, वो भी काम नहीं कर रहे। वो तो उसमें गवाह है ना, उन्होंने एफिडेविट दिया है इस बात का कि मेरी सीट पे जो है मारपीट की घटना कारित की गई है इस तरह से। कौन सी कोर्ट है आपकी? ये जो है जिला पीलीभीत है। अच्छा। इसमें उन्होंने कह दिया वकील साहब ने कि मैं गवाह हूँ, तो आपका मैं केस कैसे दाखिल कर सकता हूँ? कोई और केस करने के लिए राजी नहीं है। कोई तैयार नहीं। तो आप अपने वकील साहब से कहो कि आप मेरा केस बना दो, मेरा खुद फाइल कर देता हूँ। इन पर्सन फाइल करो आप उसको, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। और जो है पुलिस अधिकारियों के द्वारा जो प्रार्थना पत्र मैंने दिए थे, उन पे जो है उन्होंने मिथ्या लगाई है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ दिए हैं। हाँ, तो प्रार्थना तभी तो पत्र आप लिखे 156(3) में जाना चाहते हो। अच्छा अगर पुलिस कार्रवाई कर देती तो फिर क्यों जाते 156(3) में? जी। इसीलिए तो और जाना चाहते हो। सर ये पुलिस ने जो है वीडियो साक्ष्य होने के बावजूद भी मिथ्या साक्ष्य गढ़े हैं, इसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाए पुलिस प्रशासन की? 156(3) लगाओ अभी पहले। अच्छा 156(3) लगाओ और उसके अंदर वीडियो जो साक्ष्य आपके पास में है वो 156(3) के साथ में लगाना। जी। कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस लेगी और एफआईआर की डायरेक्शन देगी। अच्छा ठीक है। देखिए, और मैं भी एक वकील हूं, लेकिन हमें कानून ने ये कभी भी अधिकार नहीं दिया है कि हम किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कुछ गलत काम करें। जी ठीक है ना? जी मैं आपसे बहुत सहमत हूँ सर। हम्म। और सर मैं और ये यदि चाहता हूँ एक लंबे समय से जो है पुलिस प्रशासन झूठी आख्या देते चला आ रहा है, बार बार अधिकारियों के आदेश का अनुपालन नहीं अब कर आप रहा है। क्या चाहते हो? पुलिस को मुजरिम बनाना चाहते हो या फिर मैडम के खिलाफ मुकदमा करना चाहते हो? पहले ये बताओ। दोनों के खिलाफ चाहता हूँ, एक तो तो फिर अपराधी है, दोनों, दूसरा जो तो आप षड्यंत्रकारी बन उसके गया है। 156(3) जो फाइल करोगे उसके अंदर लिखो कि पुलिस के खिलाफ भी मुकदमा फाइल किया जाए। इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। अच्छा और आप अब एक बात फिर बताओ, आप कह रहे हो कि आपके पास एक वीडियो साक्ष्य है, तो क्या आपने उस वीडियो साक्ष्य को पुलिस को दिया था? दिया है, बार बार डीवीडी दी है मैंने। मेरी बात सुनो अब पहले। जब आपने डीवीडी दी तो उसकी रिसीविंग ली थी क्या कोर्ट से, पुलिस वालों से? सॉरी। हाँ, पुलिस वालों ने सर कोई रिसीविंग नहीं दी उन्होंने। तो अब एक बात बताओ, इसका मतलब तो आप झूठे हो गए। वो तो पुलिस वाला तो यही कहेगा मेरे को कोई रिसीविंग मिली नहीं। नहीं, प्रार्थना पत्र पे संकलन करके दी है सर मैंने, हर अधिकारी के द्वारा आई है। हाँ, तो फिर वो उसको झुटला नहीं सकता। तो उसकी रिसीविंग है आपके पास प्रार्थना पत्र की कि उसकी रिसीविंग हुई है? वो तो सर रिसीविंग नहीं देते हैं पुलिस वाले, कोई नहीं देते तो फिर रिसीविंग सर। वो मना कर देगा पुलिस वाला। आपके वकील साहब ने आपको इतनी सी बात नहीं समझाई? अब आप एक काम करो, जो सीडी और जो प्रार्थना पत्र की बात कर रहे हैं ना, उसको स्पीड पोस्ट से भेजो पहले। वो भेज चुके हैं सर।
तो उसकी रिसीविंग है स्पीड पोस्ट की? हाँ वो है सर। डिलीवरी रिपोर्ट, तो फिर तो हो तो गई रिसीविंग, और मैं यही तो पूछ रहा था आपसे। ये डिलीवरी रिपोर्ट को भी हम रिसीविंग ही काउंट करते हैं। 156(3) लगाओ, डेफिनेटली काम होगा। ठीक है, और अगर ये यहीं और यहाँ नहीं सुनते हैं ना, जी, और अगर ये यहाँ नहीं सुनते हैं तो आपको क्या करना है, फिर हाई कोर्ट अप्रोच करना, डायरेक्ट रिट लगा देना। रेट 482 में जाना पड़ेगा सर क्या? रिट 482 में लगती है? हमें सर नहीं, वो शायद किस में लगती है रिट, बताओ चलो। सर मानव अधिकार के तहत लगती है सर, वो नहीं, है। रेट लगती है 226 में और 227 में, कॉन्स्टिट्यूशन में हाँ रेट लगती है हमेशा। ठीक है, 227 26 में सर। 482 में भी कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है, आप उसमें भी जा सकते हो, तो 226 और 482 में भी जा सकते हो आप, ऐसी बात नहीं है। 482 भी फाइल कर सकते हो हाई कोर्ट में। पहले आप 156(3) डिसाइड करा लो यहाँ से, ठीक है। और देखिए सर चाहे कोई जैसे वकील, इन्होंने, सर एक मिनट और थोड़ा राय लेना चाहता हूँ। समय बहुत जैसे इन ज्यादा जा लोगों रहा है, जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा आपको। ने जानबूझ के मिथ्या साक्ष्य गढ़े हैं और इसके लिए मैं इनके खिलाफ कार्रवाई कराना चाहता हूँ, इसमें लोकायुक्त जा सकता हूँ सर इनके खिलाफ क्या? हाँ बिल्कुल जा सकते हो। पूरे प्रशासन के खिलाफ लोकायुक्त तो ऑप्शन है ना सर? हाँ बिल्कुल जा सकते हो। ये ये जानकारी चाहता हूँ। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कृष्ण कुमार जी, जी जब भी आप किसी से बात करें ना, तो लेट के बात ना करें। सॉरी सर, कोई बात सॉरी नहीं, सर, ठीक क्षमा है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। तो साथियों, जैसा कि आप सभी ने अभी देखा, हमारे कृष्ण कुमार जी को कितनी प्रॉब्लम हो रही है, और इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो बेसिकली कोर्ट ही है। देखिए, यदि मैं भी एक वकील हूं, और ऐसा नहीं है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई चोट डॉक्टर मार दे तो उसका डॉक्टर इलाज नहीं करेगा। तो यहाँ पर वो फॉर्मूला अप्लाई होता है, यदि किसी व्यक्ति कोई पीड़ित है, कोई परेशान है, चाहे वो वकील साहब ने किया हो, चाहे जज साहब ने किया हो, आपके पास बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारी रेमेडीज हैं, आप उनको अवेल कर सकते हैं। कोर्ट के समक्ष अपील, अप्रोच, पेटिशन और एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं, और कोर्ट उसके ऊपर संज्ञान अवश्य लेगी यदि आप प्रॉपर साक्ष्य के साथ में जाते हैं। तो ये किसी भी व्यक्ति का अधिकार नहीं है कि आपके अधिकारों का वो उल्लंघन कर सके। ठीक है, एक लेडी है, ठीक है, मैंने मान लिया, मैडम जो सर ने अभी नाम लिया, हमारे कृष्ण कुमार ने जो मैडम का जो नाम लिया वकील साहिबान का, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप लेडी हो और वकील हो तो आप आतंक मचा दोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, यदि हमारे कृष्ण कुमार जी के पास में प्रॉपर साक्ष्य हैं तो अवश्य ही इनकी 156(3) कोर्ट अलाउ करेगी, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कराएगी। और यदि, हाँ कृष्ण कुमार जी, एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि आप ना अपनी पेटिशन में ये लाइन या ये पैराग्राफ जरूर लिखवा देना अपने वकील साहब से कि जी ये जो प्रेजेंट पुलिस वाले हैं या पुलिस महकमा है, मुझे पूरा अंदेशा है कि ये महकमा मेरे को न्याय नहीं देगा, ना ही मेरी इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करेगा, जांच अच्छे से करेगा। तो मैं आपसे चाहता हूं कि इस मेरे जो मुद्दा है, इस मुद्दे को, क्योंकि एक वकील साहब के खिलाफ है, तो इसके लिए आप क्राइम ब्रांच को या किसी और ब्रांच को ट्रांसफर करें जो कि यहां से रिलेट ना रखती हो। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए साथियों, इसी के साथ बहुत सारा समय हमारा चला गया है, मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं। कल इसी समय हम जरूर मिलेंगे और दोबारा मिलेंगे यदि सब कुछ ठीक रहता है तो, HRPC के एक और वेबिनार में। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज इतने अच्छे प्रश्न उठाने के लिए और मुझे सुनने के लिए और अपनी बात बताने के लिए। तो गुड नाइट, ओके, गुड जय नाइट, भारत। जय हिंद, जय भारत।